24 एक्सप्रेस में मैं रिया पांडे आप सभी का स्वागत करती हूं। तो चलिए शुरुआत करते हैं बुलेटिन की कुछ खास खबरों से। तेंदुखेड़ा उप पंजीयक कार्यालय बना दलालों का अड्डा। खबर है तेंदुखेड़ा तहसील तेंदुखेड़ा का जहां बना उप पंजीयक कार्यालय में पदस्थ उप पंजीयक शर्मा के द्वारा खुलेआम लोगों से ली जा रही है रिश्वत। जहां एक तरफ शासन प्रशासन किसानों के लिए हर समय मदद करने की बात कह रही है, तो वहीं दूसरी तरफ उप पंजीयक कार्यालय में धड़ल्ले से दलालों के द्वारा घूसखोरी भी की जा रही है। तेंदुखेड़ा उप पंजीयक कार्यालय बना दलालों का अड्डा। खबर है तेंदुखेड़ा से, जहां तहसील तेंदुखेड़ा में बना उप पंजीयक कार्यालय में पदस्थ उप पंजीयक शर्मा के द्वारा खुलेआम लोगों से ली जा रही रिश्वत। एक तरफ शासन प्रशासन किसानों के लिए हर समय मदद करने की बात कह रहा है, वहीं दूसरी तरफ उप पंजीयक कार्यालय में धड़ल्ले से दलालों के द्वारा की जा रही किसानों से लूट। एक बंधक पर हस्ताक्षर करने के लिए जाते हैं तो 600 रुपये का रिसिप्ट नहीं देने पर लोग काटते रहते हैं चक्कर। यहाँ तक कि एसडीएम महोदय के संज्ञान में भी यह बात है। जब एसडीएम आर.एस. राजपूत से बात की तो बताया कि ऐसी शिकायतें कई बार आ चुकी हैं। मैंने कई बार कार्रवाई के लिए लिखा है, लेकिन उस पर कोई भी कार्रवाई नहीं होती है। इन महोदय के ऊपर राजनीतिक संरक्षण होने के कारण भी कोई उच्च अधिकारी कार्रवाई नहीं करते हैं। तो कागज के कितने पैसे लाए रजिस्ट्रार ने आपसे? खसरा नक्शा कितने पैसे मांग रहा है? 200 रुपये अकेले खसरा के। और जाके सिग्नेचर के कितने पैसे लाए? जाके कितने पैसे लाए? जा कागज के 600 रुपये। सर उप पंजीयक कार्यालय में जो पंजीयक बैठे हैं सर, खुलेआम रिश्वत ले रहे हैं सर लोगों से। देखिए, ये कोई नई शिकायत नहीं है इनकी। ये मेरे संज्ञान में भी कई बार ये बातें आ चुकी हैं और मैंने कई बार इनके विरुद्ध लिखा भी। ये चूँकि नया मामला आप बता रहे हैं, इसका मेरे को पूरा पर्टिकुलर दीजिए आप, मैं इसकी जांच करूंगा और इनके विरुद्ध कार्रवाई के लिए, सख्त कार्रवाई के लिए इनके विरुद्ध मैं श्रीमान कलेक्टर महोदय को लिखूंगा। बबेरू में रामलीला के 5वें दिन का किया गया धनुष यज्ञ का सुंदर मंचन। बांदा जनपद के बबेरू कस्बे पर 174 वर्षों से रामलीला का मंचन होता चला रहा है, जिसमें इस वर्ष भी रामलीला का सुंदर मंचन किया जा रहा है। आज की रात रामलीला के 5वें दिन धनुष यज्ञ का सुंदर मंचन का आयोजन किया गया। बबेरू में रामलीला के 5वें दिन किया गया धनुष यज्ञ का सुंदर मंचन। बांदा जनपद के बबेरू कस्बे पर 174 वर्षों से रामलीला का मंचन होता चला रहा है, जिसमें इस वर्ष भी रामलीला का सुंदर मंचन किया जा रहा है। आज की रात रामलीला के 5वें दिन धनुष यज्ञ का सुंदर मंचन का आयोजन किया गया, जिसमें सैकड़ों की संख्या पर सोशल डिस्टेंस का पालन करते हुए दर्शकों ने रामलीला के मंचन का आनंद लिया। पूरा मामला बबेरू कस्बे के रामलीला मैदान का है, जहां पर 174 वर्षों से रामलीला का मंचन 108 श्री वीरदास बाबा की असीम अनुकंपा से इस वर्ष भी रामलीला का मंचन किया जा रहा है, जिसमें 17 दिवसीय रामलीला का आयोजन किया गया। रामलीला के 5वां दिन आज की रात धनुष यज्ञ, रावण बाणासुर संवाद, परशुराम लक्ष्मण संवाद का सुंदर मंचन का आयोजन किया गया, जिसमें सैकड़ों की संख्या पर दर्शकों के साथ सोशल डिस्टेंस का पालन करते हुए रामलीला का आनंद लिया। वहीं आज की रामलीला में सबसे अच्छा प्रदर्शन परशुराम लक्ष्मण संवाद का मंचन चर्चा का विषय बना रहा, जिसमें राम का अभिनय अस्मित चतुर्वेदी, लक्ष्मण का अभिनय प्रिंस मिश्रा, सीता का किशन तिवारी, विश्वामित्र चंद्रपाल द्विवेदी, परशुराम अवधेश कुमार गौतम, जनक अनुराग द्विवेदी, रावण वकील पांडे, वाणासुर गोरेलाल मिश्रा बहुत ही सुंदर अभिनय किया। बांदा किस प्रकार की आज रामलीला का आयोजन किया गया है, कौन सा दिन था? मुझे सबसे ज़्यादा बेहद प्रसन्नता इस बात की है कि हमारे समिति के पूर्व जो भी हमारे पात्र थे, सब लोगों ने एकजुट होकर बहुत अच्छी रामलीला का अभिनय किया है। और इस मौके पर मेरी शुभकामनाएं हैं सभी पात्रों के लिए और वर्तमान प्रबंध समिति के लिए कि उन्होंने अपनी मिट रही पुरानी सांस्कृतिक सभ्यता को समाप्त होने से बचा लिया है। आज दो खुशियां मेरे सामने हैं। मेरा सपना साकार हुआ। आज रामलीला की छत रात 9 बजे
पूर्ण रूप से पड़ चुकी है और यह पंडाल सुसज्जित रूप से नगर के सामने प्रस्तुत है। इन्हीं कार्यों के साथ मैं अपनी वर्तमान समिति का भी आभारी हूँ, जिन्होंने अपने इस 174वें वर्ष में रामलीला को पुनः एक पुराना गौरव प्रदान किया है। और इसमें हमारे जो भी पात्र हैं, चाहे वो बबेरू के हों या बाहर से बुलाए गए कुछ लोग हों, चाहे वो नृत्यकार हों, सारे लोगों ने आज रामलीला का 5वां दिन था, किस लीला का आयोजन किया गया? आज धनुष यज्ञ की रामलीला रही और उसमें रावण बाणासुर संवाद हुआ और लक्ष्मण परशुराम संवाद हुआ और धनुष यज्ञ की लीला में ये सब होते हैं। किस तरह का अभिनय हुआ यहाँ पर? अभिनय तो अच्छा रहा, कलाकारों के द्वारा सब यहीं कहाँ के के कलाकारों के द्वारा ये सब यहीं बबेरू के कलाकार लोकल के रहे किया गया जी। कितनी संख्या पर लोग रहे होंगे यहाँ पर? संख्या वही मानिए 100-150 आदमी के अंतराल में। सैकड़ों की संख्या पर। हाँ सही। के महंत, मौजूदा पद वाइस प्रेसिडेंट रामलीला समिति बबेरू और पूर्व प्रबंधक। किस प्रकार का आज रामलीला का आयोजन किया गया है? कौन सी लीला का आयोजन किया? आज की रामलीला थी धनुष यज्ञ, रावण बाणासुर संवाद और परशुराम लक्ष्मण संवाद। किस तरह के बाइक में भिड़ंत 4 लोग हो गए जख्मी। 2 बाइक की आपस में भिड़ंत हो गई, जिसमें 4 लोग घायल हो गए। दोनों बाइक के चालक हेलमेट लगाए हुए थे, जिसकी वजह से उनके सर पे चोट आने से बच गया। कस्बा क्षेत्र अंतर्गत बरथना इटावा मार्ग पर तहसील भवन के सामने शुक्रवार को 11:30 बजे के करीब बरथना से इटावा की ओर जा रहे बाइक सवार, जिस पर 2 लोग मौजूद थे और दूसरी बाइक पे 2 लोग और मौजूद थे, जिसमें लोग घायल हो गए हैं। 2 बाइक की भिड़ंत में 4 लोग घायल हो गए। दोनों बाइक के चालक हेलमेट लगाए थे। कस्बा क्षेत्र अंतर्गत बरथना इटावा मार्ग पर तहसील भवन के सामने शुक्रवार को 11:30 बजे करीब बरथना से इटावा की ओर जा रही बाइक, जिस पर अभिषेक 18 वर्ष, पुत्र मनोज कुमार, सचिन 18 वर्ष, पुत्र सुरेश चंद्र मसीम, पुत्र गुड्डू निवासी मोहल्ला यदुवंश नगर न्यू मंडी इटावा सवार थे। सामने से आ रही एक अन्य बाइक, जिस पर अनिल कुमार 23 वर्षीय, पुत्र हृदय राम निवासी बनामई भरथना, जीजा धर्मेंद्र निवासी इटावा के साथ बैठा था। आपस में टकराने से घायल हो गए। मुख्य मार्ग पर हुए हादसे की सूचना पर मौके पर पहुंचे पुलिस ने घटना में घायल लोगों को CSC भरथना भेजा गया, जहां घायल बाइक चालक अभिषेक ने बताया कि वह मित्रों के साथ इटावा से भरथना आया था। वापस जाने के दौरान हादसा हो गया। वहीं दूसरी बाइक पर सवार अनिल कुमार ने बताया कि वह बाइक पर अपने साले के साथ तहसील पर आवश्यक कार्य से आया था। दोनों की बाइक से चालक के हेलमेट लगाए होने से सिर की चोट से बचे रहे। चिकित्सकों द्वारा सभी के प्राथमिक उपचार के बाद अनिल कुमार के दाएं पैर में फ्रैक्चर होने व अभिषेक को गंभीर चोट आने से जिला अस्पताल रेफर किया गया। नाम है आपका? कहाँ रहते हैं? अभी आपके लड़के का एक्सीडेंट हुआ है, कैसे हुआ है? पूरी घटना कैसे हुई है? ये उधर से लड़का मोटरसाइकिल पर पहुंचे, इधर से आते थे जी बहुत रफ्तारी से जी टक्कर दी, टक्कर मार दिया आपकी बाइक में। आपके लड़के की चोट आई हुई है। टांग टूट गई सर, तो टांग लग गई। अस्पताल लेके आए हैं, क्या बोला है डॉक्टर ने? रेफर कर रहे हैं? डॉक्टर ने यहाँ से रेफर कर दिया, इटावा दिखाएं जाके। सर अभी एक इमरजेंसी आई है अस्पताल में, उसमें 4 लोग जख्मी हैं। चारों की हालत कैसी है इस समय? एक पेशेंट है, उसका लेग फ्रैक्चर है, पैर फ्रैक्चर है, बाकी 4 स्टेबल है, मामूली इंजरीज है, एक शोल्डर में चोट है, बाकी ठीक है। 3 ठीक है, एक को चोट, एक फ्रैक्चर, एक को ज़्यादा चोट है। सर अभी इन्हें कहाँ रेफ़र कर दिया जा रहा है? 2 को रेफर कर रहे हैं। 2 को रेफ़र कर रहे हैं। 2 को रेफर कर रहे हैं, 2 को ट्रीटमेंट देंगे। थैंक यू सर। नाबालिग का अपहरण कर किया बलात्कार, फिर करवाया गर्भपात। जी हाँ, ये सुनने में जितना अटपटा लग रहा है उतना हकीकत में भी है। उत्तर प्रदेश उन्नाव से एक ऐसा मामला सामने आया है जिसको सुनकर और देखकर आपकी रोंगटे खड़े हो जाएंगे। एक महिला के द्वारा आरोप लगाया गया है कि पहले तो उसकी नाबालिग लड़की के साथ रेप किया गया, उसका अपहरण किया गया, फिर उसके बाद उस गुनाह को छिपाने के लिए उसका गर्भपात भी करवाया गया।
नाबालिग का अपहरण कर किया बलात्कार, फिर करवाया गर्भपात। उत्तर प्रदेश उन्नाव में एक ऐसा मामला सामने आया जिसको सुनकर और देखकर आपके रोंगटे खड़े हो जाएंगे। एक महिला के द्वारा आरोप लगाया गया कि पहले तो उसकी नाबालिग लड़की का अपहरण किया गया, फिर उसके साथ बलात्कार किया गया, फिर नाबालिग लड़की से गर्भ से हो जाती और आरोपियों के साथ पुलिस ने मिलकर उसका मियागंज स्थित डॉक्टर तनवीर मेमोरियल अस्पताल में गर्भपात कराया गया। उन्नाव जिले के कस्बा मियागंज का सबसे चर्चित तनवीर मेमोरियल हॉस्पिटल वैसे तो केंद्र और प्रदेश सरकार द्वारा जारी गाइडलाइन के अनुसार भ्रूण हत्या सबसे बड़ा अपराध है, लेकिन यहाँ सब कुछ जायज़ है, केवल आपकी जेब गर्म होनी चाहिए। ये हम नहीं कह रहे हैं, बल्कि इस हॉस्पिटल से सनसनीखेज मामले का खुलासा हो रहा है। तस्वीरों में दिख रहा है तनवीर मेमोरियल हॉस्पिटल में भ्रूण हत्या जैसे घिनौने कृत्य किए जाते हैं। हैरत की बात तो यह है कि जब हम इस हॉस्पिटल के संचालक के पास पूछताछ के लिए गए तो उसने पूरे प्रकरण से पल्ला ही झाड़ लिया। मामला गंभीर था, लिहाजा हमने मामले की गहराई से पड़ताल शुरू की तो सनसनीखेज मामला सामने आया। उसे सुन हमारे रोंगटे भी खड़े हो गए। थाना सीवन क्षेत्र की एक नाबालिग किशोरी जिसके साथ दुष्कर्म की घटना हुई, पुलिस ने लड़की को बरामद कर बाल कल्याण समिति के सुपुर्द कर दिया। रिपोर्ट भी दर्ज कर ली और उसको आरोपी को जेल भी भेज दिया, लेकिन इसके बाद सबूत मिटाने का जो खेल खेला गया वह समझ से परे है। पीड़िता के परिजनों ने बताया कि उसकी बेटी को पुलिस ने जबरदस्ती अपने साथ ले जाकर इसी हॉस्पिटल में उसका गर्भपात करा दिया, जिससे दुष्कर्म के साक्ष्य मिट गए। आप उन्नाव आज क्यों आई हैं? क्या घटना घटित हुई है आपके साथ? हमारे साथ घटना सर यही हुई, मेरी लड़की को भगा करके उसको गर्भपात गर्भ से कर दिया गया और गर्भ से कर करके उसका गर्भ भी गिरवा दिया गया और उनको बाइज्जत सही से सब लोग छोड़ देते हैं और मैं गरीब महिला हूँ, मेरी कोई सुनवाई नहीं हो रही। किन लोगों ने आप ये घटना घटित की है? विष्णु ने। कहाँ के रहने वाले हैं? सिर्फ कनहर। आपका ये जो बता रही हैं समस्या अपनी किस थाने की है? आजीवन थाना। आप अभी तक किसको आपने एप्लीकेशन दी है? एप्लीकेशन सर हम सबको दे चुके हैं, कप्तान को भी दे चुके हैं, एसपी को भी दे चुके हैं, डीएम साहब को भी दे चुके हैं, मैं बाकी कहीं नहीं रखा है। तो अभी तक आपको क्या संतुष्टि मिली है? कुछ बोला है? संतुष्टि कुछ नहीं मिली साहब, बस ये छोटे से हल्के से केस में डाल दिया, वहाँ से बाहर से जमानत करवा लिया और कहते उसको जेल भेज दिया। जब हमने देखा उन्हें तो हमको देख के यही लगा कि ये लोग बाहर हैं, अंदर नहीं गए। आप थाने गई थी? जी साहब, थाने में कल गई थी, दरोगा जी बोले थे, मैंने उसकी बिल वो कराने गया था, उसकी बिल खारिज करा दी है। वहाँ मुकदमा आपका पंजीकृत हुआ कि नहीं हुआ थाने में? वो सर हो गया था, लेकिन उसमें गिरफ्तारी कोई भी नहीं हो रही अभी तक की। और जो गर्भपात बता रही हैं वो किस हॉस्पिटल का मामला है? वो हॉस्पिटल तनवीर के वहाँ का है और ये जिला अस्पताल का, 2 जगह का है। तनवीर हॉस्पिटल कहाँ पड़ता है? जी मियागंज रोड। क्या नाम है आपका जी? और अभी तक क्या कार्रवाई हुई रमाकांति में? मैं अखिलेश वर्मा एडवोकेट, रमाकांति का एडवोकेट हूँ। इनके मामले में बाल कल्याण समिति से नाबालिग घोषित किया गया। नाबालिग घोषित होने के बाद में क्राइम नंबर 183 सन 19 में विवेचक श्री सर्वेश कुमार जी ने धारा 3/4 PCSO एक्ट की बढ़ोतरी की थी। उसके उपरांत भी गिरफ्तारी नहीं हुई और लड़की पीड़िता को बाल कल्याण समिति भेजा गया था। बाल कल्याण समिति के आदेश पर नारी निकेतन भेजा गया था। उसके बाद लड़की को उसकी मां लेकर आई, जिसमें दूसरी घटना अभियुक्त गण ने फिर कारित कर दी, जिस पर थाना अध्यक्ष ने NCR दर्ज की। तीसरी घटना में इन्होंने अभियुक्त गण ने लड़की को फिर भगा ले गए और इसी बीच में उसके जो गर्भ ठहरा था, जिसका गर्भपात भी करा दिया है। हसमत अली दरोगा जी ने एक मेडिकल नर्सिंग होम है वहीं जनपद उन्नाव के थाना सीवन के क्षेत्र के अंतर्गत एक महिला ने अपनी पुत्री को गांव के 4 व्यक्तियों द्वारा भगा कर ले जाने, बलात्कार करने और गर्भपात करने आदि के संबंध में मुकदमा पंजीकृत कराया था, जिसमें इस मुकदमे की विवेचना SI से उवैस अली द्वारा की गई। विवेचना में पीड़िता का मेडिकल कराया गया, धारा 156 का बयान कराया गया, जिसमें पीड़िता ने अपने को बालिग होना
तथा अपनी मर्जी से ही बच्ची के साथ जाना स्वीकार किया। इस संबंध में माननीय उच्च न्यायालय में एक रिट भी योजित की गई थी, जिसमें माननीय उच्च न्यायालय ने भी पीड़िता को बालिग माना है तथा उसकी शादीशुदा जिंदगी में पुलिस को हस्तक्षेप करने से रोका गया। साथ ही मुलजिमों की गिरफ्तारी पर भी स्टे किया गया। पीड़िता द्वारा 164 के बयान में गर्भपात आदि के संबंध में अपने माता क्या नाम है आपका और किस नाम से हॉस्पिटल है, कहाँ पे स्थित है आपका हॉस्पिटल? मेरा हॉस्पिटल डॉक्टर तनवीर मेमोरियल हॉस्पिटल का नाम है। जो आप पे आरोप लगाए गए हैं कि आपके यहाँ पे अबॉर्शन हुआ है एक नाबालिग लड़की का, उस विषय में आपका क्या कहना है? जी मेरे तो संज्ञान में ही नहीं था, मेरे संज्ञान में ही कल आया, कल दिनांक 13 तारीख को मेरे संज्ञान में ही आया कि ऐसा कुछ मैटर हुआ था। जो मेरे पास पुलिस आई, मुझको तो नॉलेज भी नहीं है, ना मैंने देखा है उसके बारे में, ना मेरे पास कोई रिकॉर्ड है। डॉक्टर साहब ये बताइए कि उसमें आरोप ये लगाया गया है, एक महिला के द्वारा आरोप लगाया गया है कि 10 तारीख को 10/8/2020 को आपके यहाँ पे एक दरोगा जी के साथ में उस पीड़िता को लाया गया है और यहाँ पे उसका अबॉर्शन कराया गया है, उसके विषय में क्या कहना है? देखिए मेरे यहाँ कोई अबॉर्शन नहीं हुआ, ना ही कोई दरोगा के जरिए आया, ना ही डायरेक्ट कोई आया है। मेरे में ना कोई अबॉर्शन हुआ, मैं इस बारे में मुझको बिल्कुल भी कोई ज्ञान नहीं। जी 10 तारीख की रात को जब यहाँ पे जो आरोप लगाए गए तो वो उस समय सीसीटीवी आपका जो चल रहा था कि नहीं चल रहा था? जालौन में नाबालिग लड़की के साथ हुआ गैंगरेप। कक्षा 12वीं की छात्रा के साथ अपहरण किया गया और गैंगरेप किया गया। 2 युवकों ने नाबालिग का पहले अपहरण कर लिया और फिर घटना को अंजाम दिया। नाबालिग लड़की के साथ हुआ गैंगरेप। कक्षा 12वीं की छात्रा के साथ अपहरण कर किया गैंगरेप। 2 युवकों ने नाबालिग का अपहरण कर दिया। घटना को अंजाम। पुलिस ने मामला दर्ज कर नाबालिगा का कराया मेडिकल परीक्षण। एसपी ने दोनों आरोपियों की गिरफ्तारी करने की पुष्टि। उरई कोतवाली क्षेत्र की घटना। कल एक शख्स द्वारा तहरीर दी गई है थाने पे कि 14-15 की रात्रि को उसकी पत्नी बीमार थी, वो अपनी पत्नी को लेकर हॉस्पिटल गया था। उसकी बेटी हॉस्पिटल में उनके पीछे पीछे गई। रास्ते में 2 लड़कों ने रोक के उसके साथ में बलात्कार की घटना की। उस पर FIR दर्ज कर लिया गया है, लड़की का मेडिकल करा दिया गया है और जिन अभियुक्तों को लड़की ने बताया है उन दोनों अभियुक्तों को पुलिस ने गिरफ्तार भी कर लिया। लड़की छात्रा है या कितनी उम्र है? जी लड़की के गार्जियंस ने लड़की ने बताया कि वो 12th क्लास में क्या एज होगी सर? क्या लड़की हॉस्पिटल के रास्ते से वापस आ रही थी, अपनी माँ को देखने गई थी, लेकिन हॉस्पिटल पहुँच नहीं पाई। बीच में बता रही है कि मैं बीच में लौट आई थी। हॉस्पिटल के रास्ते से वापस आ रही थी, तभी रास्ते में से रोक के साइड में वो लड़के ले गए दोनों और इसके साथ में घटना है। दोनों अभियुक्त गिरफ्तार कर लिए गए और इसमें जो लड़की नाबालिग है, लड़की की एज 18 साल से कम, पॉक्सो एक्ट लगा है। इसमें जुडिशरी से भी मानने दिया गया महोदय से अनुरोध किया जाएगा इसमें जल्दी से जल्दी कठोर सजा दी। उत्तर प्रदेश के विधानसभा चुनाव का दौर शुरू हो गया है। राजनीतिक दलों ने अपनी अपनी गोटियां बिछाना भी शुरू कर दिया है। इस चुनावी समर में सभी प्रत्याशी अपना दमखम दिखा रहे हैं। सभी लोग अपनी किस्मत आजमा रहे हैं। टुंडला विधानसभा में भी होने वाले उपचुनाव को लेकर कांग्रेस पार्टी की प्रत्याशी स्नेहलता ने टुंडला के होटल में प्रेस वार्ता किया। उत्तर प्रदेश के विधानसभा चुनाव का दौर शुरू हो गया है। राजनीतिक दलों ने अपनी अपनी गोटियां बिछाना शुरू कर दी हैं। इस चुनावी समर में सभी प्रत्याशी अपना दमखम दिखा रहे हैं। टुंडला विधानसभा में होने वाले उपचुनाव को लेकर कांग्रेस पार्टी की प्रत्याशी स्नेहलता ने टुंडला के होटल में प्रेस वार्ता के दौरान बताया कि यहाँ की बेटी हूँ, बहू हूँ, इसलिए आप लोगों के प्यार और स्नेह के सहयोग की जरूरत है। प्रेस वार्ता के दौरान कांग्रेस पार्टी के प्रदेश प्रवक्ता अशोक सिंह ने वार्ता के दौरान कहा कि प्रदेश में कानून व्यवस्था नाम की कोई चीज नहीं है। चाहे रोजगार हो, किसान हो, छात्र छात्राएं हो, युवतियां हो या महिलाएं हो, इस सरकार में कोई सुरक्षित नहीं है। आए दिन उनके साथ दुष्कर्म, छेड़छाड़ की घटनाएं आम हो गई हैं। उन्होंने कांग्रेस की प्रत्याशी की स्नेहलता बबली को जनता का पूरा सहयोग मिल रहा है। भाजपा के रूप में केवल एक ही विकल्प है कांग्रेस, क्योंकि भाजपा विरोधी लहर पूरे प्रदेश में। इसलिए आप अपने प्रत्याशी स्नेहलता बबली का सहयोग करें और भारी बहुमत से जिताकर लखनऊ पहुंचाएं,
ताकि हमारी बहन बेटियां, छात्राएं, किसान, बेरोजगार सम्मान का साथ जी सकें और अपने व्यापार कर सकें। और जिसकी कैंडिडेट हमारी भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की प्रत्याशी आदरणीय स्नेहलता जी हमारे बीच में हैं। मैं दो बातें आपसे कर लूँ, उसके बाद स्नेहलता जी आपके सामने बोलेंगी और अपनी बात बताएंगी। प्रदेश में जिस तरीके का अराजकता का माहौल और जिस प्रदेश का मुख्यमंत्री संत है, उस प्रदेश में महिलाएं और बेटियां सुरक्षित नहीं। हमने लाख बार कहा योगी सरकार से कि अगर अपराध नहीं रोक पा रहे हैं तो भ्रष्टाचार रोकिए। भ्रष्टाचार में नंबर 1 योगी सरकार, अपराध में नंबर 1 योगी सरकार। और ये पहला ऐसा राज्य हो गया है जहाँ शाम को महिलाएं घर से निकलने में डरती हैं। तो आज उत्तर प्रदेश की जो हालात है, उत्तर प्रदेश की जनता ने इतना बड़ा जनमत दिया, और जनमत इसलिए दिया और इन्होंने नारा दिया था कि नारी के सम्मान में और भाजपा मैदान में आज उत्तर प्रदेश की हमारी बेटियां सुरक्षित। इसका कि जो हम सबको ये हाँ बोलिए कि जिन लोग को हमारे बीच में यहाँ नहीं है, या जो ये सबसे मैं आपको एक बात बताऊँ कि जो कल भी एक क्वेश्चन किया था कि ये आपका जो हमारे साथ हमारे जो कार्यकर्ता थे, उनका एक प्यार और एक सम्मान हमारे साथ हुआ, या हमारे साथ आए जो लोग, मैंने कल भी बताया कि उनको मैंने बुलाया नहीं था। दूसरा, आप बताइए, जिस परिवार में आपका परिवार बड़ा है और उस परिवार में अगर घर के लोग आके बैठते हैं तो भगा नहीं दिए जाते हैं। कांग्रेस पार्टी ऐसे ही परिवार है और उसमें इतना जनसमूह जो उमड़ा, यहाँ लोगों का, कुछ लोगों का ये भी मानना था कि कांग्रेस मुँह पे ही बोलते थे, अरे कांग्रेस का क्या है, लेकिन हम सभी जानते हैं कि पुरानी कांग्रेस ही सब थी। आज वही कल लोगों ने दिखा दिया कि हम अपने पुराने घर में वापस जा रहे हैं। ओरछा पुलिस को मिली बड़ी सफलता। 24 घंटे से पहले ही पुलिस ने लूट के माल सहित अपराधी पकड़े। ओरछा पुलिस की सक्रियता का नमूना लूट के आरोपी माल का 7 से 8.5 घंटे में ही माल सहित अपराधी पकड़ लिए। पुलिस अधीक्षक अनुराग सुजानियानी के अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक हंसराज सिंह एवं एसटीओपी अशोक सिंह के नेतृत्व में आरोपियों को पकड़ लिया गया। ओरछा पुलिस की बड़ी सफलता। 24 घंटे से पहले ही पुलिस ने लूट के माल सहित अपराधी पकड़े। ओरछा पुलिस की सक्रियता का नमूना लूट के आरोपी माल के साथ 8.5 घंटे में ही माल सहित अपराधी पकड़े गए। पुलिस अधीक्षक अनुराग सुजानिया, अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक हंसराज सिंह व एसडीओपी अशोक सिंह जादौन के निर्देशन में कार्य कर रही पुलिस ओरछा की सक्रियता के कारण कल दोपहर 1 बजे ग्राम छतरपुरा के पास चलती मोटरसाइकिल से लूट करने वाले आरोपियों को रात्रि 9:30 पर पकड़ने में सफलता अर्जित की। टीआई अतुल सिंह व एसआई पवन सिंह भदौरिया ने लूट होने के बाद एक टीम का गठन किया, जिसमें एसआई पवन सिंह भदौरिया, जीएस पराशर, संदीप सिंह, लोकेश सिंह, रवि यादव, सत्येंद्र सिंह, ब्रिजेश सिंह, सेंगर, नरेंद्र सिंह भदौरिया, मनोज सिंह, सुरेश सिंह, श्रीकांत शर्मा आदि की टीम ने सक्रियता दिखाते हुए क्रियाच रोड स्थित शहीद स्मारक के पास आरोपी सचिन पुत्र वृंदावन तोमर उम्र 21 साल, सौरभ पुत्र दिनेश तोमर उम्र 18 साल, विश्व प्रताप पुत्र धर्मेंद्र तोमर 20 साल, निवासी ग्राम बिड़ौसा थाना सोहिनिया को पकड़ने में लूट की प्रयुक्त की मोटरसाइकिल काले रंग की पल्सर DL 6S X5202 तथा लूट का सामान सोने की अंगूठी, एक मोबाइल, 5000 नकदी बरामद करने में एवं अपराधियों को पकड़ने में सफलता अर्जित की है। पुलिस की सक्रियता से मात्र 8.5 घंटे में लूट के आरोपियों को पुलिस ने पकड़ने में सफलता अर्जित की, जो एक चर्चा का विषय बना हुआ है। और पुलिस की सक्रियता रहेगी तो अपराधियों पर अंकुश लगा रहेगा। सर जी, ये लूट के आरोपी पकड़े गए हैं, उनके बारे में जानकारी बताएं। ये 14/10 को भिंड रोड से एक लूट हुई थी। गाड़ी पे एक पति पत्नी, मतलब छोटे बहू, भाई की बहू को लेकर जा रहा था, उसका पर्स छीन के भाग गए थे। उसने रिपोर्ट लगाई 5000 रुपये, एक अंगूठी और मोबाइल उसमें 2 थे। तो रिपोर्ट पर डकैती एक्ट में अपराध कांड किया गया था। उसी में कल मुखबिर द्वारा सूचना मिली कि कोई 3 व्यक्ति गिरिराज रोड पर संदिग्ध हालत में घूम रहे हैं, देखे गए हैं वहाँ पर शहीद स्मारक पर। तो हमारे द्वारा जाके वहाँ दबिश दी गई, तो उन्होंने भागने का प्रयास किया। पकड़ के उनसे पूछताछ करी तो उन्होंने अपने नाम एक सचिन तोमर, सौरभ तोमर और विश्व प्रताप तोमर निवासी बिड़ौसा के बताया। तो उनसे जब हिकमत अवनी से पूछताछ की तो उन्होंने जो 14 तारीख को जो लूट हुई है वो घटना कारित करना स्वीकार किया है और उनसे लूट में प्रयुक्त माल बरामद कर लिया गया है।
उनको किया पुलिस रिमांड पर भेजा जा रहा है और आगे और भी अपराधों को खुलासा होने की संभावना है। क्या क्या लूट में गया था सामान जो? लूट में 2 मोबाइल, 5,000 रुपये, एक अंगूठी, पर्स वगैरह गए थे। तो उसमें से अभी एक मोबाइल रिकवर हो गया, एक अंगूठी रिकवर हो गई, 5,000 रुपये रिकवर हो गए। और लूट में घटना में प्रयुक्त मोटरसाइकिल जो काले रंग की पल्सर थी वो भी बरामद कर ली। गांव में युवाओं द्वारा शिक्षा की अलग जगा रहे हैं। जहां इस लॉकडाउन के दौर में बहुत से ऐसे लोग हैं जो आगे बढ़ के आए, बहुत से लोगों की मदद की, जिसमें जिले के ब्लॉक मालाकरोदा अंतर्गत ग्राम पंचायत भेड़ीकोना में शिक्षित युवाओं द्वारा आगे आकर गांव में स्कूली बच्चों को निःशुल्क शिक्षा दिया जा रहा है, जो एक सराहनीय कदम है। जहां शिक्षा विभाग द्वारा पढ़ाई तुअर द्वारा के तहत गांव की चौपालों में पढ़ाई कराने के लिए निर्देश दिए गए हैं, वहीं गांव के एक शिक्षक युवक ने लोगों को शिक्षित करने का बीड़ा उठाया है। गांव में युवाओं द्वारा शिक्षा की अलग जगह रहे हैं। जिले के ब्लॉक मालखरोदा अंतर्गत ग्राम पंचायत भेड़ीकोना में शिक्षित युवाओं द्वारा आगे आकर गांव में स्कूली बच्चों को निःशुल्क शिक्षा दे रहे हैं, जो एक सराहनीय कदम है। जहां शिक्षा विभाग द्वारा पढ़ाई तुअर द्वारा के तहत गांव की चौपालों में पढ़ाई कराने के निर्देश दिए, तब मिश्र शासकीय प्राथमिक शाला एवं शासकीय पूर्व माध्यमिक शाला के शिक्षकों द्वारा गाँव में चौपालों बरामदों में पढ़ाई करा रहे हैं। इसी के साथ दे रहे हैं कि गाँव की युवा पीढ़ी ग्राम भेड़ीकोना से 15 से अधिक शिक्षित युवा की यूनिट, जिसमें तुलसी साहू, लक्ष्मी साहू, बबलू साहू, राजकुमार साहू, सूरज केवट, लक्ष्मण साहू, इंद्र साहू, विकास साहू, मुकेश साहू, उषा साहू, प्रेमलाल साहू, अशोक साहू, तेजराम साहू सहित जो BSc स्नातक एवं MA पास कर गांव में हैं, ऐसे युवा वर्गों द्वारा गांव के छोटे छोटे नौनिहालों को जो कक्षा 1 से 5वीं तक एवं 6वीं से 8वीं तक की पढ़ाई कर रही हैं, इन बच्चों को जब से गाँव में स्कूल कोरोना वायरस के कारण बंद है, तब से बच्चों को गाँव के अलग अलग पारा टोला मोहल्ला के बरामदे आंट पसार एवं दूसरों के घरों में बिठाकर रोज पढ़ाई करवा रहे हैं। बता दें कि ग्राम भेड़ीकोना के शिक्षित युवक युवतियों द्वारा एक कदम आगे बढ़ाते हुए गांव में शिक्षा दान कर रहे हैं। हर स्कूली बच्चों को गांव के बरामदे गलियों में बैठाकर हर विषय की पढ़ाई करा रहे हैं। यहां तक कि बच्चों को होमवर्क कक्षा में फेस टू फेस प्रश्न पूछे जाते हैं, जिसका जवाब बच्चों द्वारा फर्राटे से दिया जा रहा है। कोविड-19 वैश्विक महामारी कोरोना वायरस के कारण जहां सरकार द्वारा स्कूल बंद किया गया, तब से युवाओं द्वारा पढ़ाई का बीड़ा उठाया है, जो आज गांव को साकार कर रहे हैं और रोज सुबह 9 बजे से 12 बजे तक नियमित क्लास लेते हैं। क्लास में छात्र छात्राओं द्वारा मास्क का उपयोग करते हैं, सैनिटाइजर का नियमित प्रयोग करते हैं, सामाजिक दूरी का विशेष ख्याल रखा जाता है। मेरा नाम लक्ष्मी साहू है। मैंने BSc फाइनल ईयर कंप्लीट कर लिया है और हम लोग भेड़ीकोना के शासकीय प्राथमिक शाला में बच्चे लोग को पढ़ाते हैं। सर लोग का सहयोग करते हैं। कोविड-19 की वजह से इन लोग का पढ़ाई अभी नहीं हो पा रहा था, इसी के वजह से हम लोग एक तो छोटा सा घर है, उसमें मेरे साथीगण और सर लोग का हम लोग सहायता करके उन लोग को आगे बढ़ने के लिए उन लोग को प्रेरित करते हैं, जिसके लिए हम लोग सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करते हुए मास्क लगा के सैनिटाइज़र बांट के उन लोग को कोविड-19 का शिक्षा देते हैं, उन लोग को बताते हैं उसके बारे में। नाम है मनीषा। हमन स्कूल लॉकडाउन है से तब ले पढ़ाई चालू करे हैं ना। हमारे गांव के सर भैया लोग मन हमन के सहयोग करते पढ़ाई में और अच्छा से पढ़ाते और होमवर्क भी देते। हम रोज़ बना के लाए बर भी करते और अच्छा से पढ़ के आना भी करते। साफ सफाई हर चीज़ रहना बोलते। और हमारे यहाँ हमारे जो भैया दीदी भैया हैं आस पड़ोस के, वो हमें निःशुल्क शिक्षा दे रहे हैं और हमें हमेशा मतलब जब भी आते हैं तब सैनिटाइज़र देते हैं और मास्क लगाने के लिए भी बोलते हैं। यहाँ हर सैटरडे को हमारा टेस्ट भी होता है और अच्छे से पढ़ाई भी कराते हैं और खिलाते भी हैं हमें शनिवार को। राजकुमार साहू, शासकीय पूर्व माध्यमिक शाला भेड़ीकोना से, संकुल केंद्र नरेगा, विकासखंड मालखरोदा से। हमारे अभी वर्तमान में कोविड-19 के चलते स्कूल खुल नहीं पा रहा था और शासन के निर्देशानुसार बच्चों की पढ़ाई बर्बाद नहीं होनी चाहिए। इस कारण से पारा मोहल्ला क्लास जो हमारे 8-10 जगह हम लोग संचालित करते हैं, जिसमें हमारे गांव के सभी शिक्षित युवक युवती के द्वारा, साथ ही साथ हमारे समस्त स्टाफ सभी शिक्षकों के द्वारा पारा मोहल्ला क्लास का एक सफल संचालन हो रहा है, जिसमें विशेष तौर पे हमारे गांव के सभी शिक्षित युवक युवतियों का विशेष योगदान है। मेरा नाम बालेश्वर साहू है। मैं भेड़ीकोना ग्राम पंचायत से हूँ और ब्लॉक मालखरोदा। यहाँ कोविड-19 की वजह से क्लास नहीं लग पा रहा था, यानी स्कूल नहीं हो पा रहा था ना, तो हमारे मिडिल स्कूल और
और हाई स्कूल के जो टीचर हैं साहू सर और कश्यप सर, ये दोनों आए और बोले कि यहाँ पारा मोहल्ला क्लास स्टार्ट करेंगे सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करके। तो मैंने कहा कि 8-9 जने हो जाएंगे हम लोग लड़के लड़कियां करके, और उनका सबका ग्रुप है, सब बेरोज़गार बैठे हैं, तो शिक्षा दान कर देंगे हम लोग और आपके मार्गदर्शन में पारा मोहल्ला क्लास स्टार्ट कर देंगे। फिर ऐसे ही उन्होंने बताया सर, तो फिर वो हो गया यहाँ पारा मोहल्ला क्लास। यहाँ श्री मानस साहू के मकान जो सुना था उनको साफ़ सफाई करवा के हम लोग यहाँ पारा मोहल्ला क्लास स्टार्ट किए सर। उसके बाद वहाँ सोशल डिस्टेंसिंग का सबको ज्ञान दिए बच्चों को, और बताए कि कैसे मतलब आना है और मास्क वास्क पहन के आना है, सैनिटाइज हाथों को सैनिटाइज करके आना है और सोशल डिस्टेंसिंग के साथ बैठना है। इस टाइप से पारा मोहल्ला क्लास चलाएँ। कोरोना महामारी से बचाव हेतु मास्क बांटकर लोगों को किया गया जागरूक। आसपुर उपखंड क्षेत्र में बीच राहों में बिना मास्क के घूमने वाले लोगों को रोककर कोरोना महामारी के बचाव हेतु उपाय बताकर सभी सरकारी कर्मचारी को कड़ी धूप में अपनी ड्यूटी देकर लोगों को बचाव के लिए, लोगों की सुरक्षा के लिए मास्क बांटा जा रहा है और लोगों को सोशल डिस्टेंसिंग के बारे में और सैनिटाइजिंग के बारे में बताया जा रहा है। कोरोना महामारी से बचाव हेतु मास्क बांटकर लोगों को किया जागरूक। आसपुर उपखंड क्षेत्र के बीच राहों में बिना मास्क के घूमने वाले लोगों को रोककर कोरोना महामारी बचाव हेतु उपाय बताकर सभी सरकारी कर्मचारी कड़ी धूप में अपनी ड्यूटी देकर लोगों को बचाव और सुरक्षा की जानकारी दी। लोगों से अपील की कि कोरोना महामारी बचाव हेतु एकमात्र उपचार है मास्क लगाकर रखना, 2 गज की दूरी बनाकर रखना और बार बार हाथ धोते रहना। उपखंड अधिकारी द्वारा लोगों को जागृत किया गया, रोककर मास्क को लगाया गया, मास्क को वितरित किया गया। ब्लॉक BCMO डॉक्टर गुप्ता द्वारा अपील की गई कि लोगों को मास्क का हमेशा लगा कर रखें, बचाव ही एकमात्र उपचार है। राज्य सरकार की गाइडलाइन का पालना करते हुए इस अवसर पर उपखंड अधिकारी प्रवीण कुमार मीणा, तहसीलदार गौतम लाल कुमार, ब्लॉक BCMO डॉक्टर अलंकार गुप्ता, मुख्य ब्लॉक शिक्षा अधिकारी दीपक उपाध्याय, प्रधानाचार्य राम सिंह चौहान, अन्य कर्मचारी मौजूद रहे। नो मास्क नो एंट्री का जो अभियान है हमारा, इसके अंतर्गत आज अभियान किया गया है। इसमें सभी जो समाज के लोग हैं, परिवार जो व्यक्ति है, उनसे आह्वान किया गया है कि भाई बिना मास्क के कोई घर से निकले नहीं, और जो बिना मास्क के यहाँ पे मिले हैं उनको हमने मास्क देके और उनको अनुरोध किया है कि भाई आप हमेशा मास्क पहने, दूसरों को मास्क पहनने के लिए प्रेरित करें। मोदी सरकार ने जो आर्थिक पैकेज की घोषणा की जमीन पर नहीं दिखी और आगे भी नहीं दिखेगी तो अर्थव्यवस्था पूरी तरह चरमरा जाएगी। अर्थव्यवस्था को राज्य सरकार व केंद्र सरकार मिलकर ही सही रूप से धरातल पर लाएगी, तभी कुछ हो पाएगा। राज्य सरकार को केंद्र से GST की राशि नहीं मिली है। यह राशि मिलती तो विकास कार्य होता। छोटे व्यापारियों का मामला अस्त व्यस्त है। एक खास मुलाकात खैरागढ़ विधायक देवव्रत सिंह के साथ। मोदी सरकार ने जो आर्थिक पैकेज की घोषणा की जमीन पर नहीं दिखी और आगे नहीं दिखेगी तो अर्थव्यवस्था पूरी तरह चरमरा जाएगी। अर्थव्यवस्था को राज्य सरकार व केंद्र सरकार मिलकर सही रूप से धरातल पर लाएगी, तभी कुछ हो पाएगा। राज्य सरकार को केंद्र से GST की राशि नहीं मिली है। यह राशि मिलती तो विकास कार्य होता। छोटे व्यापारियों का मामला अस्वस्थ है। अस्त व्यस्त है। निर्माण करने वाले प्रोडक्शन हाउस का काम 15% रह गया है। माइनिंग सेक्टर पूरी तरह बंद है। एग्रीकल्चर सेक्टर की स्थिति थोड़ी ठीक है। छत्तीसगढ़ धान का पैसा बीमा की राशि मिली, जिससे पैसे का बहाव हुआ है। केंद्र सरकार को बड़ा कदम उठाना होगा। मुझे लगता है कि पढ़ाई जान से कीमती नहीं है। कोरोना को गंभीरता से लेना चाहिए। मुझे लगता है कि 1 साल पढ़ाई की दिक्कत रही तो अगले साल ठीक पढ़ाई होगी। 22 देशों में वैक्सीन की तैयारी चल रही है। केंद्रीय मंत्री वैक्सीन जल्द आने की बात कही। भूपेश सरकार ने धान का बोनस दिया। गोधन योजना क्रांतिकारी कदम है। रोका छेका आदि बातों को देखें तो छत्तीसगढ़ समावेशी विकास की योजना हमारी पारंपरिक व्यवस्था मजबूती हुई है। जो छत्तीसगढ़ में 15 साल एक सरकार थी, उससे हमने काम करते देखा है। अभी सरकार को 15 माह हुए हैं। मुझे लगता है कि केंद्र सरकार ने पहले तो जो ब्याज माफ़ी करी और जो ऋणों को कुछ दिन तक टाला, वो तो एक अच्छा स्तर था। लेकिन कुल मिलाकर नरेंद्र मोदी जी की सरकार ने जो आर्थिक पैकेज की घोषणाएँ की वो ज़मीन पर अभी तक नहीं दिखे और आगे नहीं दिखेगी तो अर्थव्यवस्था पूरी चरमरा जाएगी। मुझे लगता है कि अर्थव्यवस्था को राज्य सरकार और केंद्र सरकार दोनों मिलके जब सही रूप से इसको इसको एक मूर्त रूप से कोई धरातल पे लाएंगे तभी भी मतलब हो पाएगा। जैसे राज्य सरकार को, छत्तीसगढ़ सरकार को आज एक बड़ी राशि GST के रूप में मिलनी चाहिए, वो नहीं मिली। तो GST की राशि मिलने से
यहाँ कम से कम कुछ विकास कार्य होते, शासन पैसा खर्च करते योजनाओं तो सब कुछ नहीं हो पा रहा है। और जो छोटे और जो फुटकर व्यापारी हैं, जो लघु व्यापारी हैं, उनका तो पूरा अस्त व्यस्त हो चुका है मामला। प्रोडक्शन हाउसेज जो हैं, जो निर्माण करने वाले प्रोडक्शन हाउसेज हैं, उनका प्रोडक्शन आज 10% 15% कर गई है। और बड़े पैमाने पर लोगों को फैक्ट्रियों से, उद्योगों से हटाया जा रहा है, निकाला जा रहा है। क्योंकि लॉकआउट है, लॉकडाउन है, तो जो खदानें हैं, जो माइनिंग सेक्टर है, वो पूरी तरीके से बंद है। एग्रीकल्चर सेक्टर में उसको रिवाइव हुआ है। हम लोगों की एक हर्ष की बात है कि छत्तीसगढ़ में हमारे मुख्यमंत्री योगी जी जो अच्छी तरीके से कृषि कार्यों को लागू किया और साथ में जो धान का पैसा दिया, बीमा की राशि दिलाई, ये सब चीज़ों से छत्तीसगढ़ में पैसे का सर्कुलेशन है। और हमारा कम से कम ऑटो सेक्टर है, इंजीनियरिंग सेक्टर है, वो किसी संचालित हो रहा है। लेकिन मुझे लगता है कि ओवरऑल पूरे देश में एक बड़ा स्लो डाउन है। और यदि केंद्र सरकार ने ठोस कदम धरातल पर नहीं उठाया तो बड़े बड़े उद्योग बन जाएंगे, लोगों की क्षति के कारण लोगों की रोजगार के साथ समाप्त हो जाएंगे, नौकरी चल जाएंगे। और ऐसे में अर्थव्यवस्था पूरी चलता है। एक सेकंड, छत्तीसगढ़ के भी अपन बात करते हैं तो आप बहुत सीनियर विधायक हो और छत्तीसगढ़ की राजनीति या देश की राजनीति के लिए आप नए नहीं, कोई नया चेहरा नहीं, 4 बार के विधायक संसद रहे हो आप। खासतौर से छत्तीसगढ़ की बात करूँगा कि आज बच्चों का जो फ्यूचर, उनकी जो पढ़ाई लिखाई है, स्कूल बंद है, कॉलेज बंद है, छत्तीसगढ़ के अंदर मतलब टोटली सब कुछ बंद है। तो इसकी वजह क्या है इससे बच्चों के भविष्य का, देखिए 1 साल पूरा जा रहा है पढ़ाई की। देखिए इसमें 2 अलग अलग बातें हैं। मैं नहीं समझता कि पढ़ाई चांद से ज़्यादा महत्वपूर्ण है। यदि बच्चों में वायरस कभी फैल गया और बच्चों में अगर संक्रमण हो गया तो बच्चे की अगर जान चला जाए तो अगर पढ़ा लिखा रहेगा बच्चा भी तो क्या कर पाएगा। और आपको ये बता दूं कि कोरोना के संक्रमण को लोग बड़ा सीरियसली नहीं ले रहे। ऐसे बहुत से लोग हैं जिन्होंने कोरोना पॉजिटिव होने के बाद ट्रीटमेंट कराया, ठीक हो गया, लेकिन आज ये पता लग रहा है कि 1 महीने बाद, 1.5 महीने बाद, 2 महीने बाद उनको फेफड़ों में अभी भी उनकी फेफड़ों में तकलीफ है, सांस में अभी भी तकलीफ है ना। तो ये छोटी मोटी बीमारी नहीं है। मुझे लगता है बच्चों को दूर रखना चाहिए उसको। और मैं ये मानता हूँ कि 1 साल अगर शिक्षा की परेशानी रही है तो अगले सत्र में ज़्यादा अच्छा पढ़ाई करके करें। तो मुझे नहीं लगता कि मोबाइल से या इससे कोई ज़्यादा पढ़ाई हो पाती है। और मैंने फेस किया है। मैं आपको बता दूं कि हम लोग कक्षा 9वीं 10वीं में थे जब कक्षा 7वीं 8वीं में थे हम लोग, जब भोपाल गैस ट्रेजेडी हुई। और भोपाल गैस ट्रेजेडी में लगभग 8 महीने तक स्कूलें बंद थी और हम लोग घर पे थे। मतलब हम लोग छत्तीसगढ़ आ गए थे तो भोपाल पढ़ के वापस पढ़ गए। तो 8-9 महीने तक संक्रमण था। और चूँकि सारे स्कूल उसी क्षेत्र में थे, ईदगाह क्षेत्र में थे, इसलिए भोपाल में तो 8 महीने तो हमने वो सब देखा है। मतलब कि प्राकृतिक आपने ऐसा होता है कि पढ़ाई कहीं ना कहीं कमज़ोर होती है। जान का खतरा और बच्चों जैसे को हम धकेल नहीं सकते। वैक्सीन भी आज तक इसकी तैयार नहीं हो पाई है। देखिए तो सारे विश्व लगे हुए हैं। 28 देशों में वैक्सीन की तैयारी परीक्षण चल रहे हैं। स्वास्थ्य मंत्री जी का बयान आया है, हर्षवर्धन जी का, कि जनवरी में वैक्सीन हो जाएगी। उसके लिए तो आप केवल हम ईश्वर से, आप अल्लाह से दुआ करें कि जल्दी चीज़ आए। और खासतौर से छत्तीसगढ़ राज्य के बारे में कुछ कहना चाहेंगे यहाँ की जनता को? देखिए पूरा कोविड में अर्थव्यवस्था पूरे देश में अर्थव्यवस्था प्रभावित हुई कोविड-19 से। लेकिन मैं बधाई देना चाहूँगा मुख्यमंत्री माननीय भूपेश बघेल जी और सरकार को, जिन्होंने न्यूज़ 24 एक्सप्रेस पर खबरों का सिलसिला लगातार जारी है। लेकिन फिलहाल के लिए हमारे साथ बस इतना ही। हमें दीजिए इजाजत। नमस्कार।